हाय एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज के बारे में कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बनाए कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। लेक्चर 2 में हमने उसके पार्ट्स, शेड्यूल और प्रेम्बल के बारे में देखा था। लेक्चर 3 में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कवर की थी और यहाँ पर हमने सिटीजनशिप देखी थी। लेक्चर 4 में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जो कि हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करे थे। आज के लेक्चर में हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर करने वाले हैं डीपीएसपी को, मतलब पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी दिए गए हैं और पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। अगर एक बार मैं आपको पार्ट याद कराने की कोशिश करूँ तो मैंने बताया था, देखो पार्ट 1 में तो सबसे पहले जो हमारा देश होगा, जो हमारी यूनियन होगी, उसके बारे में बात होगी और उसके क्षेत्र के बारे में बात होगी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दे रखी हैं। पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि उसके किसकी बात होगी, उनके नागरिकों की बात होगी, सिटीजनशिप की बात होगी, नागरिकता के बारे में बात होगी। पार्ट 3 में हमने बात करी थी उनके राइट्स के बारे में, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाएगी, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी। और पार्ट 4 में डीपीएसपी, जो कि आपकी राइट हैं लेकिन ये मौलिक राइट नहीं है, बेसिकली डीपीएसपी अभी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी दे रखी हैं, ठीक है। अभी बताने वाला हूँ डीपीएसपी क्या होती हैं। साथ में पार्ट 4A भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपके कुछ मूल कर्तव्य दे रखे हैं, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं कि देखो फंडामेंटल राइट्स के तहत भी आपको राइट दिए जा रहे हैं, डीपीएसपी में भी बहुत सारे अधिकार आपको दिए जा रहे हैं। तो साथ में पार्ट 4A में कुछ आपके भी कर्तव्य बनते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक तो डीपीएसपी कवर करेंगे, साथ में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करेंगे। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट यहाँ पर जो हम 5th करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ये, इनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम डीपीएसपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डीपीएसपी क्या होती है भैया, ये बताओ। तो डीपीएसपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक नहीं होगा, निदेशक होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर हम इसे हिंदी में बोलते हैं। देखो डीपीएसपी के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं, अधिकार यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि कल को इन अधिकारों का अगर कोई भी गवर्नमेंट आपका पूरा नहीं करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा नहीं कर पाती है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझो, हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना शुरू किया था, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर हमको कुछ अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, जिसमें कि अगर वो फॉलो नहीं किए जाते तो हम कोर्ट जा सकते हैं, जो जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। लेकिन डीपीएसपी आपकी जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं होती या इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होती, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, उस वक्त हमारा देश इस कंडीशन में नहीं था कि इन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ये सब अधिकार भी हमको वो दे पाए। हाँ, उन्होंने बोला था कि हम इसे डीपीएसपी में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को हम इसे पूरा नहीं कर पाए तो आप कोर्ट चले जाओ। तो बेसिकली सरकार की यही मानसिकता थी कि आगे चल के जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो डीपीएसपी से उठा के कहाँ रखते जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स में रखते जाएंगे। लेकिन डीपीएसपी का, अब डीपीएसपी आपको समझ में आई, एक तरह से आपके अधिकारी दिए गए हैं, गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी, कोई भी चीज़ें लेके आएगी तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएगी। जैसे कि मैंने फंडामेंटल्स का बोला था कि फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के चीज़ें की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है, उसका पूरा फंडामेंटल राइट्स पूरा नहीं किया जा रहा, तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी डीपीएसपी का कोई भी चीज़, कोई ऐसी डीपीएसपी जिसका वायलेशन हो रहा है या डीपीएसपी के अनुसार कोई लॉ नहीं लेके आया जा रहा है, तो आप क्या कोर्ट जा सकते हो, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये समझ में आना चाहिए। डीपीएसपी आपके पार्ट 4 में यहाँ पर दिया गया है, डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से लेके 51। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं, वैसे ही 36 से लेके 51 तक आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पर डीपीएसपी दे रखे हैं, नीति निर्देशक दे रखे हैं राज्य के। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये राज्य क्या है, स्टेट क्या है, तो देखो राज्य स्टेट, ये वही वाला राज्य है जो मैं आर्टिकल 12 में आपको पढ़ा रहा था, ये वही राज्य है जो मैंने आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आपको पढ़ाई थी। यहाँ पर राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इनसे एसोसिएट मत करना, ठीक है, ये समझ जाना यहाँ पर। अब ये जो डीपीएसपी है, देखो हम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं,
हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी कहाँ से ली गई हैं, तो डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई हैं, ये ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले कि जो डीपीएसपी हैं वो किस कंट्री से यहाँ पर ली गई हैं, तो डीपीएसपी हमारी कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग मेकिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट कीप डीपीएसपी इन इट्स माइंड। देखो वही बता रहा हूँ कि कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई कानून लेके आती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो स्टेट की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटीज है। जैसे कि मैंने बताया स्टेट के अंदर सब कुछ आता है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास देखी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेट का मतलब क्या है। सपोज स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है तो वो डीपीएसपी को अपने दिमाग में रख के रखती है कि डीपीएसपी का वायलेशन ना हो, या जो डीपीएसपी के अंदर प्रावधान दे रखे हैं उनको हम फॉलो करके करें। लेकिन यहाँ पर साथ में एक और चीज़ है, अगर कोई भी आपका वायलेशन होता है किसी डीपीएसपी का तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये कैसे हैं, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं। वहीं पर हमारे जो डीपीएसपी और अगर फंडामेंटल राइट्स में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो डीपीएसपी हैं आपकी वो नॉन जस्टिसेबल है, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल हैं। भैया आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर द आर्टिकल 32, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और डीपीएसपी का जो एम था, डीपीएसपी क्यों बनाई गई, एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए यहाँ पर डीपीएसपी डाली गई थी। कभी पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है, तो कभी डीपीएसपी का अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि डीपीएसपी क्यों डाली गई थी, तो एक वेलफेयर स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, इस वजह से यहाँ पर ये आपकी डीपीएसपी डाली गई थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और साथ ही में जो आपकी इनइक्वलिटीज है इनकम में, ऐसा ना हो कि एक इंसान जो अमीर है वो अमीर ही होता जाए, एक गरीब है वो गरीब ही होता जाए, और जो डिफरेंस है बिटवीन पुअर एंड यहाँ पर जो पैसे वाला इंसान है उसके अंदर जो रिच है और जो पुअर है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो, ज़्यादा इनइक्वलिटीज क्रिएट ना हो, सब कुछ समान अधिकार पे बात की जाए। इसलिए भी यहाँ पर आपका डीपीएसपी क्रिएट की गई थी। फंडामेंटल राइट्स तो अपनी जगह काम कर रहे थे और उन चीज़ों को एक्सटेंड करके यहाँ पर डीपीएसपी भी क्रिएट की गई हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, देखो वैसे आपके संविधान में कहीं भी डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे कहीं भी एक्सप्लेन नहीं की गई है कि भाई ये 3 प्रकार की है, ये 4 प्रकार की हैं। लेकिन जो डीपीएसपी हैं जो कि आर्टिकल 36 से लेके यहाँ पर 51 तक आपका आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो आपकी डीपीएसपी आती हैं, उनको हम 3 भागों में खुद से हमने वो वर्गीकृत किया गया है कि भाई ये समाजवादी हैं, ये गांधीवादी हैं, ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन हमारे संविधान में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। कभी कभी पूछ लेता कि ये जो डीपीएसपी है, ये जो आर्टिकल है किसके अंदर आता है। अभी हम कंप्लीट डीपीएसपी पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है। लेकिन अगर आप लिखना चाहो कि सोशलिस्ट कौन सी है, आने वाले टाइम में तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी आर्टिकल लिख देता हूँ आपके सामने। तो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ सोशलिस्ट की, तो देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है आपका 38, एक आर्टिकल है आपका 39, फिर 2 छोड़ के 41, फिर 42, फिर 43 और फिर 43A। इनको याद करना बहुत आसान है, 38 से शुरू करो, ठीक है। बस यहाँ पर 2 का गैप है और बाद बाकी का सब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चला गया है। उसके बाद अगर हम गांधीयन की बात करें तो देखो जो यहाँ पर गैप है वो यहाँ आ जाएगी गांधीयन में, ठीक है। ऐसे मैंने याद कर रखा है, आप भी आराम से ऐसे ही इसको याद कर सकते हो। 40, फिर यहाँ पर 43 का यहाँ पर ए आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 43 का बी बचा। अभी हम पढ़ेंगे 43 का बी भी आर्टिकल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 46, उसके बाद यहाँ पर 47, फिर उसके बाद 48। तो यहाँ पर अगर गैप देखेंगे तो 2 का गैप है 44 45 का। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में रखोगे तो आराम से आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 गैप है वो इधर आ जाएंगे, 44 45, और यहाँ पर आपका 48 इसमें भी आता है गांधीयन में, और 48 हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल में भी रख देते हैं। 48 का ए भी रख देते हैं इसमें, 49 50, फिर तो 51 तक आपकी आ ही जाएंगी। तो ये हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको जो वर्गीकृत किया है बेसिकली 3 भागों में कर रखा है कि भैया ये समाजवादी हैं, ये गांधीवादी हैं, ये गांधी के विचारों से रिलेट करती हैं, ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि इनका कोई भी जिक्र आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये हम लोगों ने इसको वर्गीकृत किया है, क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डीपीएसपी को, तो इसको यूनिक फीचर या नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
किसने बोला है? कभी अगर आपसे स्टेटमेंट बन जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है, अगर कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए ये बात। उसके बाद सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, संविधान की आत्मा डीपीएसपी को किसने बोला है, तो वो बोला था जी ऑस्टिन ने। और एक और मुझे यहाँ पर कमेंट कर दो कि प्रेम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला था वो किसने बोला था। जब मैं आपको प्रेम्बल पढ़ा रहा था दूसरे लेक्चर में, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हमने डीपीएसपी समझ ली क्या है, कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें देखो, इनमें जो स्टेटमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 36 से 51 तक है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते वक्त इनको दिमाग में रखेगी। इनको कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये जस्टिसेबल नहीं है नेचर में। ठीक है, और यहाँ पर जो डीपीएसपी का एम है वो वेलफेयर और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए यहाँ पर ये लाई गई हैं। इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर ये लाई गई हैं। ये एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आर्टिकल रटने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, ये भी हम देख चुके हैं। अब उसके बाद हम डीपीएसपी जो शुरुआत होती है हमारी आर्टिकल 36 से, वहाँ से समझ लेते हैं कि आर्टिकल 36 से यहाँ पर क्या दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल पेन चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल 36 देखते हैं, अनुच्छेद 36 देखते हैं, तो इसमें परिभाषा दी गई है। अब आप पूछोगे भैया इसमें परिभाषा किसकी दी गई है? तो इसमें परिभाषा दी गई है स्टेट की। स्टेट की, कि स्टेट क्या होगा। अब स्टेट क्या होगा? ये वही होगा जो आर्टिकल 12 में परिभाषा दे रखी है, और आर्टिकल 12 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो ही सेम डेफिनेशन स्टेट की किस में है? आर्टिकल 36 में है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी बॉडी, कुछ भी हो सकती है। अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डेफिनेशन किस में दे रखी है? क्या किसकी दे रखी है? यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है यहाँ पर आर्टिकल 36 में। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 37 मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 37 में एक तो एप्लीकेशन दे रखी है, साथ में आर्टिकल 37 में कह रखा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? जो आपकी डीपीएसपी हैं वो कैसी हैं? नॉन जस्टिसिएबल हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कैसी हैं? न्याय उचित नहीं है ये। ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर किसी डीपीएसपी का वायलेशन होता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो कैसी हैं ये? नॉन जस्टिसिएबल हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इसका मतलब क्या है? कि लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये डीपीएसपी को प्रमोट किया जाएगा। लोगों के कुछ कार्य हैं उनको प्रमोट किया जाएगा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। यहाँ पर ये आर्टिकल 38 में दे रखा है। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि जो इनकम है, देखो इस आर्टिकल में रिड्यूस इनइक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस लिख लो, इनइक्वलिटीज इनकम स्टेटस, और फैसिलिटीज लिख लो, और अपॉर्चुनिटी लिखना चाहो अपॉर्चुनिटी लिख लो। बेसिकली आर्टिकल 38 में क्या है कि एक तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में जो इनइक्वलिटी है किसमें? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी स्टेट के द्वारा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है हमारा? तो ये आर्टिकल 38 कहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39, इसके बहुत सारे सब क्लॉज हैं। जैसे कि ये हमारा ए सब क्लॉज है। ठीक है, ये हमारा इक्वल पे वाला है, डी सब क्लॉज है। और अपॉर्चुनिटी वाला है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी ऑफ द हेल्दी डेवलपमेंट, एफ है। लेकिन आपको इतना डेप्थ में याद नहीं रखना, क्योंकि इसके एफ तक सब क्लॉज है, ए बी सी डी ई एफ। आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछता है। जितना मैंने एनालिसिस किया है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि 39 के सब क्लॉज ए में है या बी में है या एफ में है। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि भाई ये बता दो। मतलब इसमें बेसिकली आपका एफ तक मतलब 6 चीज़ें दे रखी हैं जो स्टेट को फॉलो की जाएंगी। स्टेट के द्वारा जो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो राज्य लिखा आ रहा है ना, इसको स्टेट ही लिख लो, क्योंकि राज्य फिर आप वो वाला राज्य मत समझ लेना जो पंजाब, यूपी, बिहार वाला है ना।
स्टेट द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले तो दे रखा है, बस ये 3 चीज़ देख लो जो आर्टिकल 39 में पूछी जाती हैं। वैसे तो और भी चीज़ें हैं इसके सब क्लॉज में, 6 चीज़ें हैं, लेकिन मैं 3 ही लिख के आया हूँ क्योंकि मैंने 5 सालों के पेपर एनालिसिस करके देखा कि सिर्फ ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं इस आर्टिकल से। और ऐसे सब क्लॉज नहीं पूछता कि 39 का बता दो, 39 का खा बता दो, डायरेक्ट पूछेगा कि ये चीज़ किस आर्टिकल में दे रखी है। तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के प्राप्त साधन, मतलब अगर एक इंसान को जीने के लिए काम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए उसको काम देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें कौन यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी? एक स्टेट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही होगी। तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड किस आर्टिकल के अंदर आता है? डायरेक्ट याद रखना, आर्टिकल 39 के अंदर आता है। कभी आपसे ये पूछ ले कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में दे रखा है? तो ये बात भी आर्टिकल 39 में लिखी गई है। ये भी बात आपकी आर्टिकल 39 ही कहती है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए जो अवसर हैं, जो मतलब बच्चों का एक हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए बच्चों का, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी किसको फॉलो करनी पड़ेगी? यहाँ पर स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी। देखो स्टेट को ऐसी गाइडलाइन दी गई है, एक बार फिर बता दूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट को करना 100% है, नहीं करेंगे तो आप स्टेट के खिलाफ केस कर दोगे। लेकिन ऐसा उनका दायित्व बनता है, 100% करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हर स्टेट को ये चीज़ें बोली गई हैं कि भाई हर स्टेट, मतलब देखो कोई भी राज्य हो सकता है, ये स्टेट का मतलब तो समझते ही हो ना, यूनियन हो सकता है, तो उनको ये चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पर। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना कि एक तो है आजीविका के प्राप्त साधन, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ऐसा ना हो कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक काम वही तो इंसान कर रहा है, तो उनको तो उसकी सैलरी सपोज 20,000 है, वही अगर वुमेन कर रहे हैं तो उसकी सैलरी 15,000 है। एक्चुअल में ऐसा होता है, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, आपने देखी होंगी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें दुरुपयोग किया जाता है इन सब चीज़ों का। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं किया जाएगा, ये ऐसा हमारा यहाँ पर DPSP में दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलो पहले इन्हें याद कर लेते हैं। ये तो हो गई, अब इनको देखते हैं कि याद कैसे करोगे। ट्रिक के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 36 से लेके हम 39, ओके 39A नहीं कराया, एक मैंने 39A और कर लो पहले, ठीक है। आगे शायद 39A नहीं है ना, एक बार देख लो। ओके 39A नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 39A। 39A आर्टिकल क्या कहता है बताओ, किसी को पता है तो बताओ, वीडियो को पॉज करो। इसका मतलब है द स्टेट, आर्टिकल 39 कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड टू पुअर्स। इसका मतलब क्या है? हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वालों की अक्सर शिकायत रहती है कि भैया बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिख देते हो, आप हिंदी में नहीं लिखते हो। तो देखो उसका एक फैक्ट है कि मुझे उतने अच्छे से हिंदी नहीं आती है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। कुछ चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी लिखने की, बट ट्राई क्या करो कि मैं जो हिंदी में ना लिखा करूँ वो थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, है ना। बहुत मेहनत लगती है यार कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में, तो बहुत सारे वर्ड मैं सीख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ आपकी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश आप भी किया करो, थोड़ा सा यहाँ पर अब आपके पास एग्जाम डेट सब वगैरह सब है, तो थोड़ा सा शिकायत करने की बजाय थोड़ा सा लिख लिया करो देख के कि अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हिंदी में लिखना तो वो देख लिया करो। उसके 2 रीज़न होते हैं, कभी कभी फ्लो में होता हूँ तो भूल जाता हूँ, और कभी कभी कुछ चीज़ें उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में मुझे नहीं पता होता, इस वजह से मैं भी नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप समझते हो, भली बात ही, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली लीगल एड, यहाँ पर जैसे देखो मैं हिंदी वालों को भी समझाता हूँ, सबको समझ में आएगी। ये जो आर्टिकल है, देखो किसी में ए लगाए तो इसका मतलब क्या है, ये बाद में ऐड जुड़ा होगा। तो ये जो आर्टिकल जुड़ा था, ये 42वां संशोधन किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 42वां तो आपको पता है 1976 में यहाँ पर ये हुआ था। इसमें क्या है कि आपको अगर कोई केस लड़ रहे हो, ठीक है, और आपके पास आज के टाइम में आपको पता है जो प्राइवेट वकील होते हैं उनकी कितनी फीस होती है। अगर आपके पास उतने सक्षम नहीं हो कि आप अपना एक प्राइवेट वकील कर पाओ, तो आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा आपका केस लड़ने के लिए एक गवर्नमेंट सरकारी वकील आपको दिया जाएगा। लेकिन आज के टाइम में आपको सरकारी वकीलों की हालत पता है कि सरकारी वकील कितने अच्छे से काम करते हैं, काम के नाम पे वो बस टालते रहते हैं कि भाई उन्हें क्या मतलब, उन्हें कोई पैसा तो मिलता नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें पे आउट करती है, तो वो आपके लिए क्यों काम करेंगे।
तो उतने अच्छे से काम नहीं करते, बट यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि भैया स्टेट एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी लोगों को, मतलब जो सरकारी वकील है वो दिया जाएगा अगर उन्हें कोर्ट में ज़रूरत है तो। ठीक है, अब यहाँ 39A तक हम इन्हें ग्रुप में याद करेंगे। तो आर्टिकल 36 से 39A तक हम कैसे याद करेंगे? तो देखो, कोई भी चीज़ है, आपको ये तो पता है ना कि DPSP 36 से शुरुआत है। तो जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले उसकी पहचान दी जाएगी ना, डेफिनेशन दी जाएगी, सबसे पहले उसको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे डिफाइन करेंगे। भाई डिफाइन करने के बाद तभी तो उसे अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई से क्या याद कर लो? एप्लीकेशन याद कर लो। और 37 में क्या है बताओ? और 37 में मैंने क्या बताया कि ये नॉन जस्टिसेबल है, तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रख लेना। और ये डिफाइन की गई DPSP अप्लाई की गई किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। और ये किसको फॉलो की, कौन इसे फॉलो करेगा? स्टेट्स द्वारा यहाँ पर ये फॉलो की जाएंगी। अच्छा भैया, ये स्टेट द्वारा फॉलो की जाएंगी। अगर स्टेट इनको सच में फॉलो कर लेता है तभी तो हुआ ये फ्री लीगल एड, कि हाँ भाई सच में हमें कुछ लीगल एड मिल रही है फ्री में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ग्रुप में आराम से याद कर सकते हो। डिफाइन की जाएंगी मतलब डेफिनेशन, अप्लाई किया जाएगा मतलब एप्लीकेशन। किस लिए अप्लाई की जा रहे हैं? लोगों के कल्याण के लिए, तो आर्टिकल 38 हो गया। फिर उसके बाद किसको यहाँ पर फॉलो करना है? स्टेट को फॉलो करना है। अगर स्टेट फॉलो कर लेती तो क्या हो जाएगा? ये फ्री लीगल एड हो जाएगी एंड इक्वल जस्टिस हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 36 से 39A आप इस तरह से यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40 से। ठीक है, आर्टिकल 40। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अब आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 में क्या दे रखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत दे रखा है, ग्राम पंचायतों का गठन। चलो, जिसने पॉलिटी एक बार पहले पढ़ चुकी हैं तो मुझे बताओ, जो पंचायत है वो पहले किस राज्य ने अपने यहाँ पर शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर को की गई थी। चलो बताओ मुझे नीचे कमेंट करके किस राज्य ने शुरुआत की थी। और देखो, ये जो पंचायत है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे भारत में हर एक स्टेट में पंचायत है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो जिसमें पंचायत नहीं है। ठीक है, और कुछ स्टेट है बेसिकली जो पंचायत का आइडिया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का आइडिया था, वो गांधी जी ने दिया था। वो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। और मैंने वही बताया कि 100% स्टेट करे वो ज़रूरी नहीं है। उसी का परिणाम है कि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर पंचायत नहीं है, जैसे कि उनमें से एक एग्जाम्पल है नागालैंड, वहाँ पे भी पंचायत नहीं है। तो स्टेट फॉलो करेगी ऐसा बोला गया है, लेकिन 100% स्टेट को फॉलो ही करना है ऐसा मैंडेटरी नहीं है DPSP। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 41 कहता है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। मतलब बेरोजगारी, वृद्ध अवस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में नागरिकों को काम करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करना। अब जैसे कोई गरीब है, ठीक है, कोई किसी को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, किसी को बेरोजगार है, तो अब उसे खाने के लिए कुछ तो स्टेट को देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, तुमने देखे होंगे बहुत सारी स्कीम आती हैं, उनके तहत उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी स्कीम गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जाती हैं जहां पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको आपने देखा होगा कि स्टेट के द्वारा पेंशन दी जाती है, तो वो वृद्ध पेंशन हो गई। तो वो इसी आर्टिकल में स्टेट को निर्देशन दिए गए हैं। उसके बाद कोई बीमार है तो आपको पता है उनको फ्री में इलाज भी किया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती ही रहती है। जैसे कि अभी एक स्कीम है जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक आप फ्री में इलाज करा सकते हो। चलो उस स्कीम का नीचे कमेंट में नाम बताओ, हम स्टैटिक जीके में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका स्कीम का नाम क्या है बताओ? ए से शुरू होता है यहाँ पर, मुझे बताओ। उसके बाद जो डिसेबलमेंट होते हैं, जो जो व्यक्ति यहाँ पर विकलांगता के शिकार होते हैं, उनकी भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरह से हेल्प की जाती है। ठीक है, तो ये ही चीज़ें हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं आपकी जो राइट्स हैं, आपकी जो काम करने का अधिकार है और आपका जो एजुकेशन का राइट है, वो इस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाती है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? हमारा आर्टिकल 41 यहाँ पर कहता है। आर्टिकल 42 की बात करें, यह ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। देखो यहाँ पर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, देखो सबसे पहले ऐसा हो कि आपको काम तो दे दिया, लेकिन वो काम ऐसा है वहाँ पर आपको काम करने लायक सिचुएशन ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। आप कोई भी फैक्ट्री है, कोई एक जनरल इंसान को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, या स्टेट गवर्नमेंट को, या राज्य सरकार को, केंद्र शासित सरकार को, केंद्र सरकार को, सभी को
कोई भी काम है वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन की होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम तो दे दिया लेकिन वो उसमें आप वो इतना सफोकेशन है कि सांस भी नहीं ले पा रहे हो, या ऐसा काम कराया जा रहा है जो ह्यूमन कंडीशन का ही नहीं है। तो जो आपका काम होगा वो कैसा होगा, ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए। और यहाँ पर आर्टिकल 42 के तहत ही मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान दिया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें 6 मंथ तक की वो लीव अवेल कर सकती हैं। ठीक है, 6 मंथ तक की उनकी मैटरनिटी रिलीफ मिलता है और उनका जो पैसा है, जो सैलरी है वो उनकी आती रहेगी यहाँ पर इस ड्यूरिंग। वो कुछ ऐसा होता है कि 3 या 4 महीने बिफोर द प्रेगनेंसी या 2 या 3 महीने आफ्टर द बर्थ, वहाँ पर बिफोर द प्रेगनेंसी मतलब बिफोर द डिलीवरी। ठीक है, बिफोर द डिलीवरी का छुट्टी मिलता है, आफ्टर डिलीवरी उसमें टोटल मिला के आप 6 मंथ तक छुट्टी ले सकते हो और उसमें जो आपकी सैलरी है वो आती रहेगी, वो वहाँ पर कट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो हाँ, लेकिन हाँ पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है कि जो मैटरनिटी रिलीफ है, जो यहाँ पर मातृत्व राहत की मानवीय इस मातृत्व राहत की जो यहाँ पर रिलीफ दी गई है वो किस में दी गई है, तो वो आपका आर्टिकल 42 में दी गई है। रट लेना इसको, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 कहता है सिक्योरिंग अ लिविंग बेजिस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वर्कर्स। कहने का मतलब जो मजदूरी है, मतलब जो बेजिस होंगे वो इतने तो होंगे कि इंसान अपने जीवन यापन कर पाए। ऐसा ना हो कि आप 500 रुपये का काम करा के 100 रुपये ही दे रहे हो। तो ये किस में दे रखा है, यहाँ पर आर्टिकल 43 में दे रखा है। आर्टिकल 43 याद रखना। आगे 2 आर्टिकल और रह जाते हैं हमारा। ओके, यहाँ पर 43A और 43V नहीं है। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ। आर्टिकल 43A क्या कहता है वो बता देता हूँ। आर्टिकल 43A, तो आर्टिकल 43A यहाँ पर कहता है कि जो आपका वर्कर पार्टिसिपेशन होगा, मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मनमाने कुछ भी कर रहे हो। तो आर्टिकल 43A कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हिंदी वाले लिख लो, उद्योग प्रबंधन में, हिंदी वाले लिख लो उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, हिंदी वाले लिख लिया। और अगर हम देखते हैं आर्टिकल 43 का बी क्या कहता है, नीचे जगह नहीं है यहाँ पर, जस्ट इधर में हिंदी वाला पॉज करके लिख लेना, मैं इसे रफ कर देता हूँ। इधर हम 43 का बी लिख देते हैं। आर्टिकल 43 का बी क्या कहता है, तो आर्टिकल 43 का बी कहता है यहाँ पर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हिंदी वाले लिख लो सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 43B में दे रखा है। अब हमें ये याद कैसे करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, हम एक यहाँ पर कंडीशन लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कोविड की। जब कोविड हुआ था तो जो लोग शहर में रह रहे थे वो शहर से कहाँ आ गए थे, गांव में आ गए थे। और जब वो शहर से गांव में आ गए तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई। क्या करा, उन्होंने एक पंचायत बुलाई, क्योंकि देखो 39A तक हमने याद कर चुके हैं, अब हमारा 40 से शुरू होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक पंचायत बुलाई और पंचायत में बोला कि भैया हम क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, जो जिसमें ह्यूमन कंडीशन हो। अब देखो, हम गांव से, आप गांव के लोगों को पागल बना देते होंगे, लेकिन हमें ऐसा काम चाहिए जिसमें कि ह्यूमन कंडीशन हो, जो को काम करने का जो वातावरण है वो अच्छा हो। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, पहले जैसे गांव में आपको पता है ना पंचायत वगैरह बुला के बातें होती थी, पहले होती थी, अब तो बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो पंचायत बुलाई, पंचायत में बोला कि भाई हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के आ गए हैं कोविड की वजह से, अब हमें गाँव में काम दो आप। और काम कैसा होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन का। ठीक है, काम करने लायक वातावरण होना चाहिए, साथ में
43 में कहते हैं कि हमको हमारे जीवन यापन करने की लिविंग इतना पैसा दे देना कि हम अपना यहाँ पर जब तक कोविड चल रहा है, जब तक हम अपना अपना जीवन यापन कर पाएँ, इतना हमें वेतन दे देना, ठीक है, निर्वाह मजदूरी हमें यहाँ पर दे देना। और देखो हम ऐसे नहीं है कि जैसे जो गांव में थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन जो भी काम देंगे वो काम में जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा। और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, अपनी जो शहर के लोग हैं उनकी भी यहाँ पर सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव छोड़ो, यहाँ पर बनाओ कि हमारी एक अलग सोसाइटी है, हम कुछ 20-25 लोग हैं, हम शहर से आएँ तो हमारी एक अलग सोसाइटी बना दो, अलग एक समाज बना दो जिसमें हम अपने हक की बात रख पाएँ। तो ये एक यहाँ पर आपका क्या है स्टोरी है, जिसके थ्रू आप आर्टिकल 40, 41, 42, 43, 43 का ए, 43 का बी, ये सभी आर्टिकल यहाँ पर आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अब कहाँ तक देख लिए अपने डीपीएसपी, आर्टिकल 43 बी तक देख लिए। अभी इसी स्टोरी को आगे हम कन्वे करके आर्टिकल 47 तक, 48 तक यहाँ पर हम याद करेंगे, 48 के ए तक याद करेंगे। ठीक है, अभी आगे पहले आगे के आर्टिकल पढ़ लेते हैं, इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो आपका जो आर्टिकल 44 है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। अब भैया आप पूछोगे कि ये समान सिविल संहिता क्या है? समान सिविल संहिता ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात करता है। देखो अभी सभी स्टेट में नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन ऐसा बोला गया है कि भाई तुम अगर करना चाहते हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ सकते हो। अभी आप पूछोगे भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या आखिरकार? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि देखो बहुत सारी चीज़ें ना, जब हमें फंडामेंटल राइट्स में हमारे रिलीजन का जब हमें अधिकार दिया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म में अलग तरह से हैं, मुस्लिम धर्म में सपोज कल को डिवोर्स होने का तरीका कुछ और धर्म में, किसी और ट्राइब है उसमें डिवोर्स होने का तरीका कोई और तरह से है। ठीक है, सपोज एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि 2 ट्राइब के लोग थे। ठीक है, एक ट्राइब में जिस तरह से वुमेन डिवोर्स लेना चाह रही थी उसमें मिल रहा था, लेकिन मेल की जो ट्राइब थी उस उनके जो धर्म था, जो वो मानते थे, जो रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, उसमें वो अपना डिवोर्स उस तरह से नहीं ले सकती थी। तो अब वही वाली बात हो गई, जैसे कि देखो अगर कोई हिंदू महिला, ठीक है, अभी ट्रिपल तलाक से पहले अगर किसी मुस्लिम के साथ शादी होती है और वो अगर वहाँ पर तलाक लेना चाहे तो वो तो 3 बार तलाक 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 ऐसे करके बोल के तलाक हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बोलता है कि भाई धर्म को साइड में रख के एक ऐसे कानून बनाया जाए जो आप किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सब पर समान लागू हो, उसको हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है। और ये हर एक स्टेट में लागू करना, हर राज्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हर एक इस राज्य में लागू करना यहाँ पर बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। ठीक है, वो बाद में चीज़ें देखेंगे हम अच्छे से, लेकिन अभी आप इतना समझो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर एसएससी में रिपीट हुआ है सवाल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की, अर्ली चाइल्डहुड केयर, आपने देखा होगा ना, जो आप आंगनबाड़ी जो होती थी वहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब बच्चा स्कूल में जाने से पहले उसकी केयर हो, उसको थोड़ा बहुत सिखाया जाए, उसका डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती थी खाने के लिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल 45 में मेंशन है। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते। बेसिकली 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे कहाँ जाते थे? पहले आंगनबाड़ी में जाते थे। ठीक है, अब तो बच्चा स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल होते हैं, प्ले नर्सरी ऐसे करके, लेकिन पहले 6 साल का बच्चा होता था तब उसका 1 में एडमिशन होता था। अभी भी गाँव में आंगनबाड़ी होती है जहाँ पर बच्चे जाते हैं। तो 6 साल तक जो बच्चे होंगे उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट अब राज्य मत समझना, मैं स्टेट 1000 बार डेफिनेशन बता चुका हूँ। स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी बॉडी भी, कोई अथॉरिटी बॉडी भी आ सकती है, लोकल अथॉरिटीज यहाँ पर होती हैं की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 46, तो आप बताओ यहाँ पर आर्टिकल 46 क्या कहता है? तो देखो आर्टिकल 46 कहता है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो आपका एजुकेशनल कहने का मतलब है यहाँ पर जो एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का या अदर बीकर सेक्शन का, उसको प्रमोट किया जाएगा। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? यहाँ पर स्टेट की बनेगी। आर्टिकल 47 क्या कहता है? न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन, देखो तुमने देखा होगा जब बच्चा यहाँ पर स्कूल में पढ़ने जा रहा होता है तो न्यूट्रिशन दिया जाता है स्टेट के द्वारा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लंच में प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे भी अलग अलग तरह से खाने की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तुमने देखा होगा कभी कभी कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं अगर वो किसी को हो जाती हैं, सपोज जैसे किसी को
एक चेस्ट से रिलेटेड है, हाँ टीबी बीमारी हो जाती है तो वो स्टेट में रजिस्टर होती है। बहुत सारी स्टेट में ऐसा प्रावधान है कि फिर स्टेट उनके लिए क्या पहुंचाती है, प्योर मतलब न्यूट्रिशियस उनको कुछ चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि वो अपने डेली रूटीन में खा सकते हैं उसको, ठीक है। और इसके तहत ही जो आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स है, उसका भी यहाँ पे प्रोहिबिट की जाएगा। तो न्यूट्रिशन और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ किस में दे रखा है आपका, आर्टिकल 47 है कि इस पे यहाँ पर स्टेट आपका काम करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 48 के बारे में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दे रखा है यहाँ पर, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही में आर्टिकल 48 क्या कहता है यहाँ पर, तो आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण की रक्षा करना और यहाँ पर वन और वन्य जीवों की रक्षा करना किसका धर्म है, स्टेट का धर्म है। अब यहाँ तक 48 तक हम एक बार याद कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको स्टोरी बताई कि एक इंसान आया, उसने क्या करा, विलेज में अपनी अब उसने क्या किया, मतलब गांव में पंचायत बुलाई। तो आर्टिकल 48 में क्या आ गया आपका, पंचायत आ गया। पंचायत में बुला के क्या बोला कि भैया हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। उसके बाद बोला कि भैया हमें ऐसा काम दो जिसमें कि वर्किंग कंडीशन हो, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन हो, साथ में हमारी लिविंग वेजेस दो, मतलब हम अपना जीवन यापन कर पाएँ, एटलीस्ट इतने तक वेतन तो हमें मिलना ही चाहिए। और साथ में हम अपना यहाँ पर 43A में हम अपना मैनेजमेंट करेंगे इंडस्ट्री में, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। साथ में हम अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई आपकी, डेवलपमेंट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो 43B हो गया। अब वहीं पर एक इंसान जो गांव का था, गांव में रह रहा था, पढ़ा लिखा था थोड़ा, आप जैसे आप में से कोई होगा, ठीक है, जैसे आप थोड़े अपने गांव में थोड़े पढ़े लिखे हो ना, खुश हो गए होंगे ना ये बात सुन के कि हाँ भैया ने मुझे पढ़ा लिखा बोल दिया। भाई तुम सच में हो, ठीक है, प्राउड फील करो कि आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 43A भी कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना। अपने आसपास देखना लोगों को, आपको समझ तो है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ तो रहे हो, तो आप सच में होशियार हो, कल को अपनी वॉइस रेज कर सकते हो लोगों के सामने। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, DPSPs पता है, तो अपनी बातें अच्छे से रख पाओगे, ठीक है। तो आप में से ही कोई एक इंसान खड़ा होता है और बोलता है कि देखो जी, पंचायत के जो सरपंच होते हैं उस वक्त उनसे बोलता है कि वैसे तो आप बोलते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हो, आप कहते हो कि सबको समान अधिकार, सबको समान सब चीज़ होनी चाहिए। तो भाई जब आप इनको इतना करोगे ना, ये शहर से आ रहा है, जब इनका काम, जब ये पहले तो शहर चले गए, अब ये कोविड में यहाँ आ गए, है ना। जस्ट मैं ये सारी चीज़ें स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूँ कि आपको मनोरंजन आ पाए, आप इंटरटेन हो पाओ, है ना। कि पहले तो ये गांव चले गए, अब वहाँ कोविड आ गया तो ये फिर वापस से गांव आ गए, और इन्हें अब यहाँ गांव आके काम चाहिए। पहले हमारे ही गांव छोड़ गए थे, अब हम भैया गांव में रह रहे हैं, एटलीस्ट जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, उनको तो एजुकेशन दे दो, ठीक है। चलो ठीक है, अब 6 साल से छोटे, जो 6 साल से बड़े हैं, उनमें तो हम फंडामेंटल राइट्स में आपने दे दिया, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ के आए ना 21A, तो वहाँ तो हमें दे दिया। एटलीस्ट हमारे और जो 6 साल से छोटे हैं उनको तो शिक्षा के बारे में कुछ सोचो। हमारा एक जो चुन्नू मुन्नू सा है वो भी ABCD सुना देता है, अभी वो 3 साल का हुआ है। तो हमारे बच्चों को भी जो 6 साल से कम है उनको एजुकेशन दो। और हमारे साथ के जो हमारे भाई हैं जो SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके भी एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में कुछ सोच लो। ये शहर से आए हुए लोगों के बारे में तो आप सोच रहे हो, तो आर्टिकल 46 ऐसे कर लो याद। उसके बाद देखो, आपने हमारे बच्चों को 6 साल तक यहाँ पर पढ़ाई का प्रावधान कर दिया, ठीक है। SC ST और जो वीकर सेक्शन है उनके लोगों के लिए आपने एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख लिया। अब थोड़ा सा जब पढ़ाई ही कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, दिमाग के लिए उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, तो उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करो। तो आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो उनके लिए हो गए। अब हमारे गांव में जो किसान लोग हैं, जो भाई एग्रीकल्चर करते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमारे गांव का एनवायरनमेंट है उसका भी यहाँ पर, पर्यावरण का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आर्टिकल 48A तक आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। एक बार रिवाइज कर लें, जल्दी बोलो। आर्टिकल 36 से रिवाइज करें, चलो करते हैं, आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या किया, डिफाइन किया। आर्टिकल 37 में क्या किया, एप्लीकेशन है तो अप्लाई किया। किस लिए किया आर्टिकल 38 में, चलो मैं लिख रहा नहीं हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए किया। आर्टिकल 39 में क्या बोला, जल्दी बताओ। फॉलोड बाई स्टेट्स दे रखा है यहाँ पे, 3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। एक तो क्या था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मेन है। लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा हमने, जो डेवलपमेंट है, हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चा, उसके बारे में पढ़ा आर्टिकल 39 में। फिर हमने आर्टिकल 39A पढ़ा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड,
हमने किस में पढ़ा, यहाँ पर आर्टिकल 39A में पढ़ा। उसके बाद हमने 40 बोला कि चलो भाई एक पंचायत बना लेते हैं। पंचायत के बाद 41 में हमने क्या बोला कि हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हमको काम दे दो। काम दे दो, काम कैसा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन का होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन का काम होना चाहिए, और हमारा जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए फॉर द मैनेजमेंट इन द, नहीं 43 में है लिविंग वेज, कि जो हमको वेतन मिलना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाएँ। साथ में हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद 43 के बी में क्या पढ़ा था, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। बस आपको ऐसे एक दो टर्म भी याद रहेगा ही ना, तो आप पेपर में तो ऑप्शन मिलेगा, आराम से कर दोगे। फिर 44 में एक इंसान खड़ा हुआ, बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो तो हमारे बच्चों को भी यहाँ पे जो 6 साल से छोटे हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन दो। साथ में जो SC ST और बीकर सेक्शन के लोग हैं उनके भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात की गई। और 47 में आपको बताओ किसके बारे में बात की गई थी, यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है, न्यूट्रिशन के बारे में बात की है। और आर्टिकल 48 में यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई, किसानों के बारे में बात की गई। और फिर लास्ट में 48A में यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई। तो ये सारे आर्टिकल 36A से लेके 48A तक हमने यहाँ पर कवर कर लिए। और आई होप कि आप इसमें क्लास में देखते देखते आपको ये याद हो जाएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 49 को। तो आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। अब देखो हर मतलब यहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जो हमारी पुरानी धरोहर है उनको हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको क्या करेगी, संरक्षण करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये किस में है, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि भैया ज्यूडिशरी जो आपकी न्यायपालिका है और जो आपकी कार्यपालिका है उसको हम अलग अलग रखेंगे। अब कार्यपालिका जो किसी लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है, जो किसी लॉ को, देखो एक होती है आपकी यहाँ पर, चलो वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में बाद में सिखाऊंगा, बट ज्यूडिशरी एक ऐसी है जैसे कोर्ट वगैरह आपकी ज्यूडिशरी में हो गए। अब पुलिस है, PM है, CM है, जो चीज़ों को लागू कर रहे हैं, कानून को लागू कर रहे हैं, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आ गया। एक जैसे मैं सिंपल सा यहाँ पर उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखो इनको दोनों को अलग क्यों रखा गया, ये भाई भाई नहीं है, इनको दुश्मन दुश्मन बना दिया कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो आप ज्यूडिशरी जा सकते हो, ज्यूडिशरी का भाई नहीं है एग्जीक्यूटिव, जिससे कि वो अपना उसका मतलब उसका साइड लेगा। जैसे सपोज एक ही ऑफिस में कोई काम होता है, ठीक है, आप सपोज कोई जूनियर एम्प्लॉय है, अगर वो कुछ गलत कर देता है, आप उसकी रिपोर्ट करने अगर उसी ऑफिस के ऑफिसर में जाएंगे, उसके हेड को, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने थोड़ा सा डांट दे, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसी ऑफिसर का व्यक्ति है। अभी जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने हेलमेट लगाया हुआ है, सब कुछ है आपके पास, आपका यहाँ पर पुलिस वाला चालान काट देता है। ठीक है, पुलिस वाला आपका चालान काट देता है, आप जाते हो पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वाला बोलेगा भाई तेरी कोई गलती नहीं होगी, मतलब वो अपने पुलिस वाले की गलती नहीं मानेगा, तुम्हारी गलती बताएगा। लेकिन फिर आपको इसीलिए आप कहाँ जा सकते हो भैया, ज्यूडिशरी जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप बोल सकते हो। तो भैया वो उसका कोई मतलब नहीं है एग्जीक्यूशन से, तो वो भैया उन्हें फटकार लगाएगा कि तुमने ऐसे कैसे चालान काटा, लाओ प्रूफ लाओ। जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान को तुमने अरेस्ट किया तो क्यों अरेस्ट किया, तुम प्रूफ करो। अगर यहाँ पर कोर्ट किसी को सजा भी सुनाता है तो पुलिस वालों को पूरा यहाँ पर प्रूफ देना पड़ता है। हम फंडामेंटल राइट्स में ये पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया। ठीक है, ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 50 में दिया गया है। और आर्टिकल 51 में क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। स्टेट यहाँ पर जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगी, प्रमोट करेगी, उसका यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रमोट को मतलब उसको आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। इंटरनेशनल पीस, हम दूसरे देशों के साथ खुद से तो जाके झगड़ा करेंगे नहीं, और मतलब अगर जैसे पाकिस्तान जैसा देश है तो भाई तुम कुछ कहोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहे। तो आर्टिकल 49, 50, 51 ये डायरेक्ट याद कर लेना। बस सारे आर्टिकल मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिए, बस 49, 50 और 51 यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो DPSP है ये ख़त्म होती है, लेकिन DPSP में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उन अमेंडमेंट को एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपका एक अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट के तहत क्या गया, मतलब टोटल अभी तक 4 संशोधन हुए हैं। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 39A को जोड़ा गया, आर्टिकल 43A को जोड़ा गया और आर्टिकल 48B को जोड़ा गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और 44th अमेंडमेंट हुआ 44वां संशोधन 1978 में। इसमें क्या करा गया,
आर्टिकल 38 में यहाँ पर कुछ प्रोविजन जोड़े गए, जैसे कि जो स्टेट है, मैंडेटिंग द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, जो 44th अमेंडमेंट जो 38 आर्टिकल है, पहले उसमें सिर्फ ये दे रखा था कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी क्या, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया कि स्टेट जो इनकम में इनइक्वलिटीज़ है, या स्टेटस में, या अपॉर्चुनिटीज़ में, या फैसिलिटीज़ में जो इनइक्वलिटीज़ है, उनको भी कम करने की कोशिश की करेगी। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये 44th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 38 में दिया गया है। ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया था, और ये वेलफेयर ऑफ पीपल वाला पहले से ही था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 86th अमेंडमेंट की, इसमें क्या करा गया, आर्टिकल 45 को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया, और यहाँ पर जो मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन है उसे एक फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर बना दिया गया था अंडर द आर्टिकल 21A। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक और अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर 92nd अमेंडमेंट, यहाँ पर ये 40B गलत कर देना, ठीक है। जो 48B जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया था 92nd अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 43B। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक दो केसेस और हुए हैं DPSP से रिलेटेड, वो ध्यान रखो। एक केस हुआ है चंपकम दोराइजन केस, ये हुआ था 1951 में, और इसने बोला था इसने बेसिकली चंपकम दोराइजन केस में क्या बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंडमेंट कर सकते हो। इसने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, मतलब उनमें संशोधन कर सकते हो। किसके लिए, DPSP के लिए। तो इसने फंडामेंटल में अमेंडमेंट कर सकते हैं हम DPSP के लिए, ये बात इसने बोली। लेकिन एक केस और होता है यहाँ पर, उस केस का नाम था गोपाल नाथ केस, ठीक है। ये हुआ था आपका 1967 में, और ये बोलता है कि भैया आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो, इसने मना कर दिया था DPSP के लिए। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और एक और केस लिख लो अगर लिखना चाहते हो, तो एक हुआ था मिनर्वा मिल्स केस में बेसिकली क्या था, इन्होंने बोला था कि आपको फंडामेंटल राइट्स और DPSP के अंतर, DPSP दोनों में क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल राइट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारी DPSP होती है यहाँ पर ख़त्म। अब DPSP ख़त्म होती है, हमने बात की थी कि हम इसमें 2 पार्ट्स कवर करेंगे, तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं पार्ट 4A, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में दे रखी हैं। और इसके आगे अब A लगा हुआ है, तो कहने का मतलब देखो, कहीं भी A लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो बाद में नहीं जोड़ा गया है, बट कहीं भी कैपिटल वाला A है, B है, मतलब कोई भी कैपिटल में लिखा गया है, तो कहने का मतलब ये है कि वो बाद में जोड़ा गया है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं जस्ट पानी पी के आता हूँ वीडियो को पॉज करके, फिर हम यहाँ पर अपना लेक्चर फिर से कंटिन्यू, मतलब इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स कर लिए, अभी तक हमने यहाँ पर DPSP कवर कर ली। अभी हमने दोनों में कहीं ना कहीं सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं, ठीक है। हमें हमारे लिए कुछ अच्छा करने की, हमारे जीवन यापन को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। वहीं पर अब फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ हमारे कर्तव्य बोले हैं गवर्नमेंट ने, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कर्तव्य डिफाइन किए गए हैं कि भाई ये तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। लेकिन जैसे DPSP इन्फोर्सेबल बाई लॉ या नॉन जस्टिसेबल है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पर आपकी नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। मतलब कोई यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कोई कानून लाकर यहाँ पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ज़बरदस्ती हम पर यहाँ पर नहीं बोल सकती है कि तुम्हें ये फॉलो करनी है। ये हमारे ऊपर है। जैसे DPSP ज़रूरी नहीं है कि स्टेट फॉलो करे, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये नॉन यहाँ पर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में नहीं दी गई थी, उस वक्त हमारे संविधान में नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में यहाँ पर ऐड किया गया, और ये ध्यान रखना किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो यहाँ पर आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत इनको बाद में ऐड किया गया। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 में हुआ है। कई चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ऐड की गई थी वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही
मतलब यहाँ पर ऐड की गई थी। ये मान सकते हो कि उस वक्त इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे ये हुआ था। ध्यान रखना, कभी कभी प्रधानमंत्री भी पूछ लिए जाते हैं कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब लाई गई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और बेसिकली जो जो सरकार के फेवर में हो सकता था वो सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई थी। बाद में बहुत सारी चीज़ों को रिमूव किया गया था 44th, मतलब सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्फिश हो गई थी, ये मान लो। और यहाँ पर जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जब शुरुआत में ऐड की गई थी 10 की गई थी, और अभी हमारी 11 हैं, तो एक बाद में ऐड की गई होगी। तो जो 11th है, जो 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 86th अमेंडमेंट 2002 को यहाँ पर ऐड की गई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने कहाँ से लिया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो हमने प्रावधान है वो कहाँ से लिया है, तो वो हमने यूएसएसआर मतलब रसिया से हमने लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जो एप्लीकेबल होती हैं इंडियंस के लिए होती हैं, फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर नहीं होती हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी जो रिकमेंड की गई, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखना स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने, देखो उस वक्त 10 ऐड की गई थी, एक बाद में ऐड की गई है, लेकिन आपका उस वक्त कमेटी ने किसने रिकमेंड की गई, तो कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर रिकमेंड की थी, 8 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर रिकमेंड किए थे, लेकिन उसमें 2 और जोड़कर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है एक बार लिख लो। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों लाई गई, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन, फंडामेंटल ड्यूटी लिखो यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, fundamental duty of every person to uphold, protect the, uphold and protect the sovereignty, अभी हिंदी में भी लिखा दूंगा, सोवेरेनिटी हो गया, सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हर एक इंसान को यहाँ पर फॉलो मतलब निभानी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। क्यों, हमारी जो सोवेरेनिटी है, जो हमारी यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटी हर एक भारतीय नागरिक को यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हिंदी वाले लिख सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति का ये है मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य गलत लिखा है ना शायद, देखो थोड़ा बहुत हिंदी गलत हो सकती है, कर्तव्य से लिखा जाएगा ना, कर्तव्य है कि वह सोवेरेनिटी को क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं ना, संप्रभुता, एकता और सुरक्षा बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक कर्तव्य कि वह संप्रभुता, एकता और सुरक्षा बनाए रखे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ ली, और मैंने ये भी बता दिया इसको हम क्या, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, ये भी बता दिया। और ये क्या है, कांट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये लिख लो, कांट इन्फोर्स, नॉन इन्फोर्सिबल इन नेचर है, कांट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, अब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल 51A में तो है ही है, अभी टोटल 11 है, तो ऐसे स्मॉल में बना हुआ है ABCD। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर है, कौन सी नहीं है, या बी में क्या है। सपोज ऐसे दे देगा 4 फंडामेंटल ड्यूटीज दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी दे देगा, या पूछ लेगा 51, ऐसे पूछ लेगा कि बताओ 51, पेन चेंज करते हैं, 51 के 1 के ए में क्या है, या पूछ लेगा 51 का 1 के डी में क्या है। तो अभी हम ट्रिक के साथ इनको आराम से अच्छे से
देख लेंगे। तो यहाँ पर जो ए में दे रखा है आपका, टू अवॉइड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, कहने का मतलब है संविधान का पालन करेंगे हम लोग, जो संविधान में लिखा है उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रगान है, उसका हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये ए आ रहा है और ए से यहाँ पर एंथम आ रहा है। जहाँ भी आपको एंथम दिखे वो ए में आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर आराम से इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टू रियलाइज एंड फॉलो द असेंशियल आइडल्स ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस। देखो बेसिकली हम यहाँ पर जो हमारे सेकुलरिज्म के आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेसी है, नॉन वायलेंस है, हम उसको फॉलो करेंगे। और साथ में यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जिन्होंने हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल के जो मेंबर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो पार्ट रहे हैं, हम उन लोगों का भी यहाँ पर आदर करेंगे। ठीक है, तो बी से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बापू। अब बापू किस में विश्वास रखते थे? नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर आराम से आपको इस तरह से याद हो जाएगी। उसके बाद सी, टू प्रोटेक्ट द सोवेरिनिटी, हम क्या करेंगे? सोवेरिनिटी प्रोटेक्ट करें, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिटी करेंगे, बना के रखेंगे और इंटीग्रिटी रखेंगे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता। ओके, इंटीग्रिटी को मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं? अखंडता बोलते हैं, ध्यान रखना। अखंडता की रक्षा करना हर एक यहाँ पर इंडियन सिटीजन का धर्म है ना। तो यहाँ पर आपको देखो सी से मतलब देखो हमारे अंदर यूनिटी रहे, हम सोवेरियन रहें, इंटीग्रेट होके रहें, तभी तो हम एक कंप्लीट भारत बनेंगे। तो सी से कंप्लीट और सी से यहाँ पर हमारा, इन तीनों वर्ड को याद रखो कि हम तभी तो जाके कंप्लीट बनेंगे। या ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर 3 वर्ड दे रखे हैं, सोवेरिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, और ये भी तीसरे नंबर की है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी, हमें अगर वॉर में जाना पड़ा, है ना, जैसे जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपके पास डिले जाएगा, लेकिन अभी क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई है। तो कल को ऐसा अगर ज़रूरत पड़े हमारे देश को हमारी, तो हमें चाहे अपना जीवन, मतलब वहाँ पर जीवन की कीमत देनी पड़ जाए, चाहे हम उस लड़ाई में मारे जाएँ, लेकिन हाँ, हम देश की रक्षा यहाँ पर करेंगे। और फिर एक और बात, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती करेगी, ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा हमें करना चाहिए। हर एक नागरिक का यहाँ पर ये धर्म है। ठीक है, चलो नीचे कमेंट करके बताओ। अब हो सकता है कि जब तक आप ये लेक्चर देखो तब तक या तो हालत बहुत ख़राब, हालात जो हमारे अभी दोनों देशों के बीच में चल रही है वो बहुत ख़राब हो जाए। ठीक है, मतलब हमारी तो क्या ही होगी, हम सामने वाले की करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी वॉर में होते हैं तो दोनों का ही लॉस हो रहा होता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा। तो लेकिन वॉर कभी कभी, मतलब जब सामने वाला नहीं मानता तो वो भी ठीक है होना, मतलब उनको सिखाना भी चाहिए, उसकी अपनी औकात भी दिखानी चाहिए। बहुत हो गया, ठीक है, इतने वॉर हो गए हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं अभी। लेकिन हाँ, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? डी में दे रखा है और डी से डिफेंड याद कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ई में क्या दे रखा है, टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। बेसिकली हम सद्भाव और सामान्य भाईचारे की को बढ़ावा देंगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं करेंगे भाई तुम इस कास्ट से हो, तुम इस कास्ट से हो, बहुत सारे लोग हैं, देखो चलो वो तो चलता ही है हमारे इंडिया में कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम एससी कैटेगरी से हो, तुम एसटी कैटेगरी से हो, ये सारी चीज़ें तो चलती ही चलती हैं। साथ में सेम कास्ट में भी चलता है, सपोज तुम पंडित हो, है ना, तो वहाँ भी चलता है कि भाई देखो हम बड़े वाले पंडित हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका सरनेम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो बोला कि जो मेरा सरनेम है ना, ये वाले पंडित सबसे ऊंचे होते हैं। और मैं कि भाई नीचे कौन होते हैं? कि जो ये सरनेम लगाते हैं पंडित, ये नीचे होते हैं। तो मतलब ये ऐसे नहीं करेंगे, हम हारमोनी बनाए रखेंगे, हम भाईचारा बना रखेंगे, चाहे हम किसी भी कास्ट से हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से हैं। हमारा काम है हारमोनी बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। तो ई से क्या, इसे कैसे याद कर सकते हो? टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो इसे ई से यहाँ पर याद रखो इक्वलिटी, कि हम समानता बनाए रखेंगे। मतलब हम भाईचारा जब भी तो बनेगा जब हम समान नज़र से देखेंगे। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारा ईगो कहाँ हर्ट हो जाता है। मैंने एक बार पोइट्री की थी अपना कॉलेज फंक्शन में, मे बी यूट्यूब पे भी डला हुआ है वो, तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके। अगर आप सर्च करोगे ना एनुअल फंक्शन पोएट्री बाई डी.के. अग्रवाल, तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको। वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा ईगो कहाँ हर्ट हो जाता है। हमारा ईगो वहाँ हर्ट हो जाता है, भाईचारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब हम सामने वाले को तो नीचा समझ लेते हैं
और अपने आप को उतना ही ऊंचा समझ लेते हैं। जितना आपने सामने वाले को नीचा समझा, अपने आप को उतना ही ऊंचा समझा, तो वहाँ पर भाईचारा नहीं रहता, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इक्वलिटी बनाए रखो भाई साहब। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी कास्ट से हो, वो मैटर नहीं करता। आप प्लीज़, आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़े लिखे होकर इक्वलिटी नहीं बना सकते हो, आप हारमोनी में नहीं रह सकते हो, तो आपको एक भी फंडामेंटल राइट्स का, एक भी मौलिक अधिकार का कोई हक नहीं है यहाँ पर, फिर ये मान सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ में क्या दे रखा है, एफ में टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हम जो हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि की जो विरासत का महत्व है उसे समझें और उसका संरक्षण करें। ये हमारा आर्टिकल एफ में दे रखा है। अभी हमारा कैसा हो गया है, लोग देखो, अभी हम यहाँ पर गर्ल्स पे आवाज़ उठाते हैं कि भाई तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। अब बॉयज़ के लिए भी तो होना चाहिए, जींस पहनना हमारी संस्कृति में है ही नहीं, है ना, हम जींस क्यों पहनते हैं। तो दूसरों पे यहाँ पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। और आज के टाइम में ज़माना प्रिजर्व करने की जगह कैसा होता जा रहा है, ज़माना फैंसी होता जा रहा है। ठीक है, तो एफ से फैंसी है, और यहाँ पर एफ कैसे याद रख सकते हो, एफ मतलब हमारा जो रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर है वो फैंसी होता जा रहा है। इस तरह से एफ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। जी में क्या दे रखा है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। मतलब हम प्रोटेक्ट, हमारा दायित्व है कि हमारी जो पास में नहरें हैं, जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको हम संरक्षण करें, प्रिजर्व करें, उन्हें ज़्यादा काटें नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल यूज के लिए ना लें, रिवर्स वगैरह को, लेक्स वगैरह को यहाँ पर गंदा ना करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है। और ये किस में दे रखा है, हमारा यहाँ पर जी में दे रखा है। और जी से आप याद रख लो ग्रीनरी, जी से क्या याद रख लो आप, ग्रीनरी याद रख लो। और ग्रीनरी से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा भरा होता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। उसके बाद एच, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हम जो साइंटिफिक टेम्पर है उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो हमें लगेगा, हम जो वैज्ञानिक मानसिकता के लोग होंगे, जिनका वैज्ञानिक में अच्छी रुचि होगी, हम उनको बढ़ावा देंगे। हम ह्यूमनिज्म को, मानवता को बढ़ावा देंगे। ये किस में दे रखा है, हमारा 51 के ए के एच में दे रखा है। ठीक है, तो एच फॉर ह्यूमनिज्म डायरेक्ट यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद आई, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है, हम जैसे कभी कभी क्या है कि हम, ठीक है, हम अनशन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाएं। और जो वायलेंस है, हम वायलेंट ना हो, हम वायलेंस को, हिंसा को रोकने की कोशिश करेंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे। ये हमारी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखो, आई से, आई का मतलब होता है आँख, हम किसी को आँख नहीं दिखाएंगे, मतलब वायलेंट नहीं होंगे हम। तो इससे आप आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद जे, जे में है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। हम हर एक स्पेयर में अपने आप को, अपने और ज़्यादा एक्सीलेंट, मतलब हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को उस क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में मजबूत बना पाएँ। तो देखो, जे से एक यहाँ पर इडियम्स होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है जिससे सबके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो जे फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और जे फॉर यहाँ पर ऑल स्फेयर, इस तरह से यहाँ पर याद कर सकते हो। के ये बाद में जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट आर्टिकल इन द ईयर 2002। ठीक है, जब हमारा 21A जोड़ा गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पर जो गार्जियंस हैं या माता पिता हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दें। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र की में, मतलब एक माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि अगर उनका बच्चा 6 से लेकर 14 साल की उम्र का है तो एटलीस्ट 6 से लेकर 14 साल तक वो पढ़ाएं। कहने का मतलब है एट्थ हो जाएगी आपकी जब तक आप 14 साल के होंगे, आपको 1 से लेकर 8 तक हर एक माता पिता का दायित्व बनता है कि वो आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो। और इसे ट्रिक कैसे बना सकते हो, के फॉर किड, किड एजुकेशन हो गई ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको हमने याद किया। और जो जनरल फैक्ट बताई मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, आप सभी को पता है। अब हमारा जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं MTS 2024 में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasizes the partition of workers in the management of industries। इनमें से कौन सा आर्टिकल
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर जोर देता है? बोलता है कि भाई वर्कर्स पार्टिसिपेशन होगा। तो मैंने क्या बताया, 40 में उन्होंने एक पंचायत इस्टेब्लिश की थी, 41 में बोला था कि भाई हम अनएम्प्लॉय हमें अनएम्प्लॉयड है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के बाद उन्होंने क्या बोला कि कैसा काम होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन का होना चाहिए। 43 में क्या बोला उन्होंने, लिविंग वेज के बारे में बात किया। और 43A में क्या बोला था उन्होंने बोला था कि भाई हमारी भी मतलब वर्कर्स पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, किसमें, इंडस्ट्रीज में। तो आर्टिकल 43A यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। मतलब जो DPSP हैं वो हमारे फंडामेंटल्स हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, लेकिन वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। मतलब कोई भी न्यायालय इनको लॉ लाके लागू नहीं कर सकता है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बात किस में बताई गई है? तो मैंने बताया था आर्टिकल 36 क्या कहता है, डिफाइन करता है। आर्टिकल 37 अप्लाई करता है, एप्लीकेशन बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि ये नॉन इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं, इनको कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है यहाँ पर? तो आर्टिकल 37 ये बात करता है। तो डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो 38 भी देख लेते हैं। 38 क्या कहता है यहाँ पर बताओ? डिफाइन किया गया, अप्लाई किया गया किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। और मैंने एक और चीज़ बताई कि बाद में अमेंडमेंट करके इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई थी कि क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, इन इक्वलिटीज़ को, असमानता को ये कम करने की कोशिश करेगा। किसमें? इनकम हो गया आपका, और हमने किसके बारे में बात करी थी, स्टेटस हो गया, और हमने किसके बारे में बात करी थी, फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी थी, और हमने किसके बारे में बात करी थी, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 51A वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। आपका जो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड की गई हैं आर्टिकल 51A में, वो किस पार्ट में जोड़ी गई? तो आप सभी को पता है पार्ट 4 में आपकी DPSP हैं और पार्ट 4A में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज किस में जोड़ी गई हैं? आर्टिकल मतलब पार्ट 4A में यहाँ पर जोड़ी गई हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो आपका 42वां संशोधन हुआ था उसके तहत कौन सा यहाँ पर आर्टिकल जोड़ा गया? तो हमें सब पढ़ के आ रहे हैं कि जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 के A में है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का A के अनुसार मौलिक कर्तव्य H मानवतावाद और जांच सुरक्षा की भावना को विकसित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ह्यूमनिज्म की बात की गई थी और एक साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई थी। अभी हम फंडामेंटल ड्यूटी जब पढ़ रहे हैं, तो जब हम भी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें किसकी बात की गई है? यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर की भी बात की गई है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक कर्तव्य है कि वह संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को बनाए रखे और उनकी रक्षा करे। ठीक है, तो ये हमारा किस किस की बात करता है? एवरी पर्सन अपहोल्ड द, देखो, सोवेरेनिटी, यूनिटी, और किसकी बात करेगा? हमारी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? अखंडता। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, ये जो 3 वर्ड दे रखे हैं, सॉवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये किस में दे रखे हैं? तो ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी अंडर द आर्टिकल 51A, इसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका 51A में
आपका मैंने देखो बताया ना, यहाँ 3 वर्ड हैं, सॉवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो 3 का मतलब ये किस में आएंगे, सी में आएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। चलो एक बार फंडामेंटल ड्यूटी रिवाइज करना है, फिर आगे के क्वेश्चन करें। चलो करते हैं। ए बताओ, ए का मतलब क्या है, नेशनल एंथम जहाँ दिख जाए वहाँ ए हो जाएगा। बी क्या, बी से बापूजी, नॉन वायलेंस दिख जाए वहाँ पर बापूजी हो जाएंगे, बी हो जाएगा। सी से कंप्लीट, कंप्लीट कब होगा हमारा देश, जब सॉवेरेनिटी होगी, यूनिटी होगी और इंटीग्रिटी होगी, तो जब हमारा सी हो गया। डी से क्या होगा, हम डिफेंड करेंगे, चाहे हमें अपनी जान की जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम अपने देश की रक्षा करेंगे। ई से क्या थी, हम ब्रदरहुड, हारमोनी बना के रखेंगे, हम इक्वलिटी बना के रखेंगे। एफ से क्या था, फैंसी हो गए हैं हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है उसको। जी से क्या था, हमारा ग्रीनरी थी, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, इन्वायरमेंट की, जहाँ पर हम क्या प्रोटेक्ट करेंगे, अपना फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, ये सब प्रोटेक्ट करेंगे। एच से हमने बात करी थी ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर की, ह्यूमनिज्म की बात करी थी और साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी। वहीं पर आई से नॉन वायलेंस की बात की थी हमने, आई से किसकी बात की थी, नॉन वायलेंस की बात की थी। ठीक है, कि मतलब हम वायलेंस को क्या करेंगे, अब्जॉर्व करेंगे, वायलेंस नहीं होने देंगे। साथ में हमने इसमें एक और बात की थी कि हम जो प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद आई के बाद क्या आएगा, जे, जे मतलब हम ऑल स्फेयर में एक्सीलेंस हम कोशिश करेंगे लाने की। यहाँ पर जे से कैसे याद किया था, जेक ऑफ ऑल ट्रेड। और के में क्या है, 6 से लेकर 14 साल तक हर एक माँ बाप की फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। तो यहाँ पर के से किड्स एजुकेशन से हमें याद किया था। तो हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पर आराम से रिवीजन कर लिया। तो सब कुछ हम साथ में रिवीजन करते हुए भी चल रहे हैं, तो कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और पशुपालन का संगठीकरण, ऑर्गेनाइजेशन होगा फिर यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ कि जो कृषि और पशुपालन का संगठनीकरण भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है, वो बताना है। आर्टिकल 48 में है, 47 में है, 46 में है, 45 में है। तो बताओ मुझे, हमने यहाँ पर पढ़ के आ रहे हैं अभी कि किस में है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। 44 में क्या थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया। 45 में क्या है, 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में बात किया गया। 46 में किसके बारे में बात किया गया है, यहाँ पर जो यहाँ पर SC ST और बीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके बारे में बात किया गया। 47 में न्यूट्रिशन के बारे में बात किया। 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात किया गया था और 48 में इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया था। तो 48A में किस में बात में की गई, एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द फॉलोइंग। मतलब कौन सा इनमें से जो आपका भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद है जो ये बात कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। मतलब स्टेट ध्यान रखेगी कि ये जो लॉज हैं इन्हें बनाने में वो इन्हें अपने दिमाग में रखेगी कि अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो बताओ किस में आएगा, ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो ऑप्शन है आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो ये कौन सी बात कौन कहता है, आर्टिकल 37 कहता है, वहीं पर इसकी एप्लीकेशन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस कंट्री से लिया है हमने, आयरलैंड से लिया है। अच्छा, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पूछे कंट्री ना पूछे तो आयरिश बोलते हैं, ध्यान रखना। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड जस्ट एक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो पहला है टू ओबे पेरेंट्स एंड डिस्चार्ज आर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना। क्या ये दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें ऐसी तो कोई नहीं पढ़ के आ रहे, हम 11 पढ़ चुके हैं। तो ये नहीं होगा तो ये तीनों होगा। तो देखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये दे रखा है बापूजी बी वाले में, मैंने बताया ना, जो फ्रीडम जो नोवेल्स हैं उनको इंस्पायर्ड करेंगे। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन बाय नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है,
टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप माँ बापों की आज्ञा ना मानो, है ना, वो भी एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है आप लोगों की। वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, एक इस तरह से मान लो वो फंडामेंटल राइट्स हैं तुम्हारे माँ बाप की, कि वो तुम उनकी बात आप मानो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्वर्ण सिंह कमेटी, इनमें से कौन सी चीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिगार्डिंग सही नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज सेटअप इन 1976, बिल्कुल सही बात है। द कमेटी वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन, जो 42nd अमेंडमेंट था वो यहाँ पर इनके रिकमेंडेशन पे ही किया गया था बेसिकली, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इट सजेस्टेड 9 आइटम्स एज ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, 9 नहीं भाई साहब 8 किए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोथ सिविक एंड मोरल इन नेचर, दे आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जा सकता है कानून द्वारा? तो ये तो गलत हो गया, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये नहीं पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटी जब संविधान में लाई गई थी तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे। 11th फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि जब फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। लेकिन मेरे भाई जब 11th फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई ना उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये लिखाना मैं भूल गया, ध्यान रखना। जब 86th अमेंडमेंट के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जब आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप वर फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसका आंसर इंदिरा गांधी होगा कि किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, तो इंदिरा गांधी होगा। अगर 11वीं कब जोड़ी गई उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि वो 2002 का टाइम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो प्रिजर्व करना, बहुत बिल्कुल प्रिजर्व करना है। चेरिश ऑफ नोबल आइडियाज, ठीक है। रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। करेज, साहस की बात नहीं की गई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में जो अभी हम देख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रिजर्व की बात की गई है, रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे हम अपने जो नेशनल एंथम वगैरह फ्लैग वगैरह उनको, चेरिश करेंगे नोबल आइडियाज़ को, ठीक है। ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ के आ रहे हैं, बट हम करेज की बात नहीं करके आ रहे, कहीं साहस की बात नहीं करके आ रहे हैं जो हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ सिटीजन इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द मोनूमेंट इन हिज हर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ही सी परफॉर्मिंग। अगर कोई इंसान जो उनके एरिया में मोनूमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हाँ बताओ, यहाँ पर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। तो जो आपका रिच हेरिटेज कल्चर है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी कंसिडर नहीं किया जाता। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म की बात नहीं की गई है, सॉवरेनिटी की बात की गई है, मतलब ऊपर वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो हमें यहाँ पर बतानी है, तो वो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी के वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था ना गांधीयन फिलॉसफी से हैं, ठीक है। और तो इंग्लैंड होगा नहीं, अमेरिका होगा नहीं, फ्रेंच होगा नहीं, तो वैसे ही गांधी हो जाएगा यहाँ पर। तो गांधीवाद दर्शन से यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके,
तो आपके ये टोटल कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ से मिलके बने हैं MTS 2024 के अंदर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक लेक्चर देखा। अब आपका दायित्व बनता है, देखो ऐसा है, कानून नहीं है, मैं आप पर केस नहीं कर सकता, बट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताओ, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दीजिए। उसके बाद अगर आप नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब साथ में कोई और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको पढ़ना है, मैथ वगैरह भी पढ़ रहे हो आप साथ में, और साथ में अगर आप किसी जॉब वगैरह करते हो तो आप PDF ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमने एक PDF ग्रुप बनाया है, उसकी जो प्राइस है वो लोएस्ट रखने की कोशिश की है, 299 में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट जीके के। जैसे हम स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी, और वो भी डिजिटल फॉर्मेट में। कैसे फॉर्मेट में? डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी। साथ में पॉलिटिकल लेक्चर्स हम 10 बजे अपलोड करते हैं, 10 बजे आपके ग्रुप में PDF आ जाती है। साथ में अपकमिंग कंप्लीट जीके और इंग्लिश के लेक्चर्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। मतलब कंप्लीट जीके और कंप्लीट जो हम ग्रामर रूल कराएंगे वो उसकी PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक बार पे करना है 299। मतलब 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ तो एक सब्जेक्ट की PDF, कंप्लीट सब्जेक्ट की PDF आपको 30 रुपये से भी कम में पड़ेगी। अगर आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए और आपको बोलिए कि भैया मुझे पेड जो PDF ग्रुप है उसमें ज्वाइन होना है। आपको एक QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, विद इन 24 घंटे आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन इसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। वैसे हमारा एक ही टॉपिक हम कवर कर पाते, इसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए और बड़े आराम से हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कवर किए। बाद बाकी की आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।